क्या कल नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हो जाएगी? क्या कल बीजेपी को उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मिल जाएगा? क्या लालकृष्ण आडवाणी की आपत्तियों और शर्तों के बावजूद कल नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान बीजेपी कर देगी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि पूरे आसार हैं राजनाथ सिंह कल ही मोदी के नाम का ऐलान करेंगे, और वो भी टीम आडवाणी की आपत्तियों और शर्तों को किनारे रखकर। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर जरूरी हुआ कि बगैर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाए राजनाथ नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान करें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब बीजेपी को अपने पितामह यानी लालकृष्ण आडवाणी की जरूरत नहीं रह गई है? क्या बीजेपी को अब आडवाणी की जरूरत नहीं? आडवाणी सुषमा जोशी की नाराजगी बेमानी हुई? बीजेपी को किसी भी कीमत पर मोदी मंजूर हैं? जैसे जैसे घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी के बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की घड़ी नजदीक आती जा रही है। ल्यूटियंस की दिल्ली की धड़कनें बता रही हैं कि लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को दरकिनार करते हुए बीजेपी नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने को तैयार हो गई है। पार्टी के पितामह को भी हाशिए पर डालने का फैसला बीजेपी ने इसलिए किया है क्योंकि आडवाणी अब भी मोदी के नाम पर तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह के मनाने के बावजूद आडवाणी ने शर्तों की नई किश्त पेश कर दी है। पहले आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर यह पेंच फंसाया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद हो, लेकिन जब संघ समेत ज्यादातर बीजेपी नेताओं ने आडवाणी कैंप की ये मांग खारिज कर दी तो ऐन वक्त पर आडवाणी कैंप 3 नई शर्तों के साथ मैदान में उतर गया। आडवाणी कैंप अब आर पार के मूड में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आडवाणी कैंप की 3 नई शर्तें हैं, लेकिन संघ के साथ साथ टीम राजनाथ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। टीम आडवाणी की पहली शर्त है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने ये मांग खारिज कर दी है। टीम आडवाणी की कोशिश है कि पीएम उम्मीदवार बनने पर मोदी चुनाव अभियान समिति का मुखिया पद छोड़ें और उनकी जगह ये जिम्मेदारी सुषमा स्वराज को मिले, लेकिन मोदी चाहते हैं कि सुषमा की जगह ये जिम्मेदारी अरुण जेटली को दी जाए। टीम आडवाणी की ये शर्त भी है कि अहम फैसलों में आडवाणी की सुनी जाए, लेकिन टीम राजनाथ ने सामूहिक फैसले की बात की है। आलम यह है कि अगर आडवाणी आखिर तक मोदी के नाम पर तैयार नहीं होते हैं तो भी बीजेपी उन्हें दरकिनार कर अगले कुछ घंटों में मोदी के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि राजनाथ सिंह भरसक कोशिश कर रहे हैं कि आडवाणी मान जाएं, इसलिए वो मोदी के नाम पर पार्टी में किसी बवंडर से इनकार कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं है, सभी एक साथ हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लगातार आडवाणी जी नाराज हैं, सुषमा जी भी तमाम कमेंटें कर रही हैं। मैं इसे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में न कोई नाराज है, न किसी की कोई शर्त है। यह सब सारी बातें बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी फैसला होगा आम सहमति के आधार पर होगा। नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बीजेपी के अंदर आडवाणी की नाराजगी कितनी बेमानी हो चुकी है, इसे नेताओं के बयान से समझा जा सकता है, जो इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के पितामह डेड पॉलिटिशियन हो चुके हैं। मैंने पहली बार अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का जन समर्थन, जिसको अंग्रेजी में फ्रेंजी कहते हैं, क्रेज कहते हैं, वो क्रेज पैदा हुआ नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो हमारे केंद्र के सभी नेताओं को जनता की भावनाओं को समझते हुए कोई निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी के अटल जी के नाम की घोषणा की थी एक समय में, उसी प्रकार अगर उनके द्वारा ही अगर एक घोषणा होती है तो और बेहतर होता है जो है। फिलहाल ये साफ है कि बीजेपी तय कर चुकी है कि आडवाणी नहीं माने तो भी मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा।
आडवाणी को मनाने के लिए राजनाथ संघ से भी लगातार संपर्क में हैं और बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ बीजेपी में मोदी विरोधियों से भी अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ से मुलाकात के बाद मुरली मनोहर जोशी के तेवर नरम पड़ गए हैं। बहरहाल बीजेपी में मोदी समर्थक और मोदी विरोधियों की भी मेल मुलाकात जारी है। लेकिन जब नागपुर के संघ मुख्यालय से नरेंद्र मोदी का नाम पक्का हो चुका है, तो दिल्ली में बीजेपी का कौन नाराज है और कौन नहीं, ये सवाल बेमानी है। पटना से सौरभ कुमार के साथ अमित कुमार और कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। क्या वाकई लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें बीजेपी का सबसे बड़ा नेता एक समय माना जाता था वाजपेयी जी के साथ, क्या वो बीजेपी के लिए बिल्कुल बेमानी हो गए हैं? क्या आडवाणी की नाराजगी उनकी सारी की सारी शर्तों को दरकिनार करते हुए कल बीजेपी मोदी का नाम आगे रख देगी? इसी पर बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं स्टूडियो में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अहमदाबाद से कांग्रेस के प्रवक्ता चेतन रावल, जेडीयू से हमारे साथ प्रवक्ता राजीव रंजन और वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर प्रदीप सिंह यहां स्टूडियो में। इनसे बातचीत करें उससे पहले आपको बता देते हैं, मोदी को बतौर पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए बीजेपी तैयार है। बताया जा रहा है कल ऐलान हो सकता है। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना और पूर्व सहयोगी जेडीयू के नेता भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। सुनिए। उनकी पार्टी है, वो उनको राम बनाए, कृष्ण बनाए और क्या क्या बनाए, इससे क्या वास्ता है? हिंदुस्तान का ऐसा ये बुनियादी सिद्धांत है, सबको साथ लेकर चलना, बगैर इसके देश नहीं चल सकता। और वही होगा। यहाँ कोई आदमी बंटवारे का या सेक्टेरियन आदमी नहीं बनेगा। और बनेगा कभी तो सर्वनाश हो जाएगा देश का। ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है। किसी का नाम तय करे, किसी का नाम आगे लाए, किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का चयन करे, उसमें हम एनडीए के जो अलायंस पार्टी है उसका कोई रोल नहीं है। हम चाहते हैं कि ऑल इज वेल होना चाहिए। हम कांग्रेस को इस देश से खत्म करना चाहते हैं और इसलिए हम ऐसी नेता की तलाश में है जो नेतृत्व करे आने वाले चुनाव में पूरे एनडीए का, खास करके, और लोग उनके नाम पर भी वोट दे जाए। एक सामाजिक दृष्टि से जो देश को जो स्वीकृत नहीं है, ऐसा नेता जो पार्टी को ही एक नहीं रख सकता है, पार्टी में ही जिसकी पूरी स्वीकृति नहीं है, ऐसा नेता देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? तो देख रहे हैं आप, सहयोगी दल तो साफ साफ कह रहे हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो कह रहे हैं बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पूर्व सहयोगी जेडीयू की राय आपने सुनी, साफ कह रहे हैं बांटने वाले हैं। सुधीरेंद्र कुलकर्णी आडवाणी जी के काफी करीबी सहयोगी रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आदमी पार्टी को ही डिवाइड कर दे वो कैसे आगे एक कंसेंसस कैंडिडेट बन सकता है। पहला कमेंट आप ही से लूंगा डॉक्टर संबित पात्रा। आडवाणी जी माने या ना माने, कल ऐलान होने जा रहा है मोदी के नाम का प्रधानमंत्री पद के लिए। देखिए, सबसे पहला विषय है कि अभी हमने आपके चैनल के माध्यम से यह भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ जी ने कहा कि ना तो कोई नाराज है और ना ही कोई अपसेट है। यह विषय अपने आप चल रहा है। देखिए, एक डेमोक्रेसी, ऐसा है, कोई नाराज नहीं है। नहीं, कोई जब पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कोई नाराज है, किसी ने बयान किया है कि वो नाराज है। गोवा मीटिंग भूल गया। नहीं, गोवा मीटिंग आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा किन्हीं और मुद्दों पर दिया गया था, वो रिजॉल्व भी हुआ था। किसी ने ये नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के विषय पे कोई नाराज है। और मैं कह दूं, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कंसल्टेशन, कंसेंसस और उसके बाद कंफर्मेशन होता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मान क्यों नहीं लेते कि अलग अलग राय है? आप ये क्यों कहते हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, कोई इस पर बहस ही नहीं? देखिए, मान लीजिए कि दो अलग अलग राय हैं, मानक जी, राय अलग रखना लोकतंत्र में बुराई नहीं है, मगर राय अलग रखने का अर्थ ये नहीं है कि कोई नाराज है। मेरे राय हो वो मैं भी। चलिए आप ये कह दीजिए आडवाणी जी की अलग राय है। मैं कह रहा हूं कंसेंसस बन रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है, किस समय क्या होगा, किस प्रकार करना है। आप क्या चाहते हैं? एक ही व्यक्ति हमेशा इस प्रकार का अनाउंसमेंट करना चाहिए? डेमोक्रेसी में सब मिल बैठते हैं, ये एक ढांचागत पार्टी है। ये बताइए, चलिए हम तो ये मानकर चल रहे हैं, हमारी खबर भी यही है कि कल आडवाणी जी माने या ना माने, सुषमा स्वराज माने या ना माने, मोदी के नाम का ऐलान हो जाएगा। मोदी बीजेपी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं, संबित पात्रा?
देखिए, कहां तक कल क्या होने वाला है ये मुझे लगता है आप लोग हमसे वो हमने बेहतर कह जानते दिया। हैं। आप ये बताइए, मोदी बीजेपी के लिए इतने जरूरी क्यों है? देखिए, मोदी बीजेपी के लिए जरूरी हो या ना हो, देश का आज मूड मोदी है और मोदी हिंदुस्तान के जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं देखिए आज के ही अखबारों का एक बहुत मुख्य सुर्खी बताता हूं आपको। क्रिस्टोफर वुड, जो कि एक बहुत बड़े वित्तीय सलाहकार हैं और इक्विटी शेयर मार्केट के पूरे विश्व के जाने माने सलाहकार हैं, उन्होंने कहा हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बचा सकता है। कितनी सीटें जीत जाएंगे आप मोदी के नेतृत्व में? 250 से अधिक जीतेंगे। 250 से अधिक। शायद यही वजह है कि लाल कृष्ण आडवाणी, जो सबसे बड़े नेता उम्र में भी और रुतबे में भी सबसे बड़े नेता होते थे, शायद अब उनको दरकिनार कर रही है बीजेपी। प्रदीप जी, सही है बिल्कुल ये बात? बीजेपी को समझ में आ रहा है आडवाणी माने या ना माने, सबसे ज्यादा सीटें मोदी के नेतृत्व में आ सकती हैं, इसीलिए जाना चाहिए आगे, उनका नाम आगे रखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि कोई भी पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो दो चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता, दो चीजों की अनदेखी नहीं कर सकता है। एक, नेता की लोकप्रियता और दूसरा बहुमत। इन दोनों मुद्दों पर इस समय बीजेपी में नरेंद्र मोदी सबसे आगे है, चाहे लोकप्रियता का सवाल हो और चाहे बहुमत का सवाल हो। पार्टी का बहुमत नरेंद्र मोदी के साथ है, लोकप्रियता में आज की तारीख में उनसे ज्यादा लोकप्रिय बीजेपी का कोई नेता नहीं। लेकिन पार्टी भी बट रही है उनके नाम पर, पार्टी ये भी सच है, निश्चित रूप से बट रही। देखिए, ऐसा है कि एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, अमर प्रेम, उसका एक गीत था, उसकी 2 लाइनें हैं, कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। तो ये प्रकृति का नियम है कि हर सुबह की शाम हुई। आडवाणी जी समझ क्यों नहीं लेते इस बात को संबित पात्रा? नहीं, सबसे बड़े नेता हैं, फादर फिगर हैं, पिता, भीष्म पितामह माने जाते हैं, इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? नहीं, ये तो आपकी किंवदंती है कि आडवाणी जी नाराज हैं और वो समझ नहीं रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इस पार्टी को यहां से यहां तक पहुंचाया, 2 से 200 तक पहुंचाया, क्यों विरोध कर रहे हैं मोदी के नाम? किसने कहा वो विरोध कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए? नहीं, उन्होंने मैं आपको याद दिला दूं कि आडवाणी जी ने बार बार अपने ही भाषणों में कहा है, प्रधानमंत्री को जितना आदर मिलता है उससे अधिक आदर मुझे पार्टी और इस संगठन ने दे दिया। मोदी के नाम का विरोध क्यों कर रहे हैं? जब पार्टी के सारे नेता कह रहे हैं कि मोदी ही अब बीजेपी को बचा सकते हैं, सत्ता में ला सकते हैं, तो वो पार्टी जिन्हें आडवाणी जी कहते हैं अपने खून से सींचा है, तो उसको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो मोदी के नाम का समर्थन करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता मोदी के नाम का समर्थन कर रहा है। जो सुशील मोदी बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे क्या? उन्होंने सुशील मोदी ने आज कहा कि आडवाणी जी जनता की लफ्ज नहीं समझ रहे को गेज करने में नाकाम रहे। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, जो संभावनाएं आप व्यक्त कर रहे हैं डिस्कशंस के माध्यम से, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं एक दूसरा राय भारतीय जनता पार्टी में है, उसी विषय को लेकर लोग ट्वीट कर सकते हैं। संबित पात्रा, देखिए, पार्टी में कोई बहुमत नहीं है। चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, प्रमुख बनाया था, उसके बाद आडवाणी जी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। 4 दिन लगे थे उन्हें मनाने में, उसके बाद भी खुलकर वो सामने आए थे। खैर, मोदी एक डिवाइसिव फिगर हैं, बांटने वाले नेता हैं। एक तरह से जेडीयू की बात आपने सही साबित कर दी है। जेडीयू पहले से कह रही थी, राजीव रंजन जेडीयू तो खुद ही कसीदे गा रही थी 2003 में मोदी जी के लिए, आज अचानक उनके फायदे के लिए, अपीजमेंट के लिए वो डिवाइसिव नजर आ रहे हैं, तो वो उनकी गलती है। जेडीयू के नेता मुस्कुरा रहे होंगे। राजीव रंजन, आपकी बात सही साबित हुई है, मोदी बांटने वाले नेता हैं और पार्टी को ही बांट दिया। 2014 में मुस्कुराने लायक नहीं रहेंगे फिर। देखिए, हमारी आशंकाएं बिल्कुल सही साबित हुई और हमारे नेता नीतीश कुमार जी और शरद यादव जी ने जो फैसले लिए गठबंधन से अलग होने के, आज उन फैसलों को आज पूरा देश ये मान रहा है कि हमने सही वक्त पर सही फैसला लिया। देश कैसे मान रहा है? फिगर सिर्फ बीजेपी की बात हो रही है। इलेक्शन अभी हुए कहां है राजीव रंजन? गुजरात में की। और नहीं, मुझे कम से कम कुछ अपनी बातें रख लेने दीजिए। जिस तरह से उन्होंने गुजरात में पोलराइजेशन के जरिए समाज का ध्रुवीकरण कराया और उसके बाद गठबंधन को पोलराइज करने की कोशिश की, गठबंधन में टूट हुई और पार्टी के अंदर जो स्थितियां बन रही हैं, पार्टी के कई बड़े नेता उनके उम्मीदवारी के खिलाफ है। और आज जो ये परिस्थितियां हुई हैं, ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट घरानों के दबाव में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव है। राजीव जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजीव जी, ठीक है, मान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सवाल तो आपके इस फैसले पर भी उठते हैं कि आपने बीजेपी से नाता क्यों तोड़ा मोदी के नाम पर। आपके भी उसमें कुछ अपने निजी हित रहे होंगे, आपने अपना वोट बैंक देखा होगा। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर मोदी के नाम का कल ऐलान होता है और उसके बाद बीजेपी सत्ता के करीब पहुंचती है, चुनाव के बाद क्या आप बीजेपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना से इनकार कर रहे हैं?
देखिए, मैंने आपको दो हिस्से में आपके सवाल हैं, और सबसे पहले हमारा अलायंस नरेंद्र मोदी को सीन में रख करके नहीं हुआ था। हमारा अलायंस नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था, जो धारा 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम जन्मभूमि के सवाल पर असहमति के जो हमारे मुद्दे थे उनको ध्यान में रख करके यह गठबंधन बना। और इस गठबंधन को तब नुकसान हुआ जब ये लगा कि इसकी अगुवाई एक ऐसे नेता के हाथ में सौंपी जा रही है जिस पर गुजरात मोदी अगर मोदी रहे, कहने का मतलब अगर मोदी रहे तो आप बीजेपी के साथ किसी तरह का गठबंधन चुनाव से पहले या चुनाव से पहले तो अब हो गया साफ, चुनाव के बाद भी नहीं करेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी के सवाल पर तो गठबंधन के पहले और गठबंधन के बाद में भी कोई सवाल नहीं उठता। और मैं तो ये कहता हूं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा है, किसी भी तरह का भविष्य में कोई समझौता ना प्रीपोल होना है ना पोस्टपोल सिनेरियो में हमारी जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ बनने वाली है। चलिए, एक आडवाणी की नाराजगी के बावजूद कल बीजेपी नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे रख सकती है। सवाल यह है, इसका मतलब यह निकाला जाए कि आडवाणी बीजेपी के लिए अब बेमानी हो गए हैं। आपसे चेतन रावल जी क्विक कमेंट लूंगा, एक ब्रेक लेना है। आपको भी ऐसा लगता है कि आडवाणी जी की जो इंपॉर्टेंस थी बीजेपी में अब वो एकदम खत्म होती जा रही है, और जाहिर है कांग्रेस भी बहुत क्लोजली देख रही होगी बीजेपी में क्या हो रहा है? देखिए, मोदी जी का कोई भी प्रश्न या आडवाणी जी का प्रश्न वो बीजेपी की अंदरूनी बात है, उसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन मुझे ये बात जरूर कहनी है कि मोदी जी एक अपॉर्चुनिस्ट है। जैसे उन्होंने कंट्री का पोलराइजेशन किया है, वैसे ही अब वे अपनी पार्टी में भी पोलराइजेशन कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल स्टंट है। मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में उनकी ताजपोशी करनी या उनको प्रेजेंट करना, ये एक उनका पॉलिटिकल स्टंट है। बीजेपी इससे क्या हासिल कर पाएगी? बीजेपी जो इतने सालों से गुजरात में मोदी जी का झूठ चलता रहा है, क्या उसी को पूरे भारतवर्ष में आगे ले जाएगी? विकास की जो बात कर रहे हैं, गुजरात के विकास मॉडल की, गुजरात में विकास कहां पर है? कोई तो आप यहां पर आकर के देखिए। मैं पात्रा जी से पूछूंगा कि क्या उन्होंने कभी गुजरात को विजिट किया है? उन्होंने देखा है कि गुजरात में विकास के नाम पर क्या हुआ है? जनता ने देखा है और गुजरात की जनता ही वोट करती है। मुझे और आपको देखने की आवश्यकता नहीं है चेतन साहब। डेमोक्रेसी में जनता केवल होर्डिंग और पोस्टर देखकर वोट नहीं करती है, वो वोट करती है जो सुविधा और सहूलियत उसे मिली है उसे देखकर। शायद